ये चीज़ आपको मुस्लिम लीग के साथ भी आपके इस मंशूर इस विजन पे आपको नहीं मिलती तो आपका अगला पड़ाव नहीं, यहाँ तो मैं तो लीड कर रहा हूँ। अगर ये नहीं डिलीवर हो पाता तो फिर उस वक्त नहीं, डिलीवर करेंगे भाई। आप क्या बात कर रहे हैं कि डिलीवर नहीं हो पाता? क्यों नहीं हो पाता? डिलीवर करेंगे। हमने माजी में भी जो चैलेंजेस लिए हैं। अहम पार्टी छोड़कर यहाँ शामिल हुए थे, देखिए, क्या आपके नजरिए को वहाँ पे तकवीत नहीं मिली थी? पीटीआई के वर्कर से बहुत प्यार करता हूँ, आज भी प्यार करता हूँ। वो बड़े कमिटेड लोग हैं। तो जमात छोटी हो या बड़ी हो, जमात होती है। जब आप इक़्तिदार में आते हैं तो फिर 6 महीने बाद लोगों को आपकी हकीकत खुल जाती है। किसी ऐसी खास जगह पे गए जिसका आज तक हिसाब किताब देना नामुमकिन नजर आता है? पाकिस्तान में हिसाब किताब तो हो नहीं सकता। गोया कि उसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। मैं ये चैलेंज करता हूँ, पंजाब में पिछले 70 सालों में पार्टी को भी नुकसान पहुंचा है और मुल्क को भी इससे बहुत ज्यादा नुकसान। तरक्याती बजट था जिसके बारे में फिर ये भी कहा गया बाद में कि जी वो करप्शन की नजर हो गया। पाकिस्तान में कोई एक महकमा बताएं यहाँ पर कमीशन नहीं चलता, बल्कि कमीशन 10-15% से 50% तक पहुंच गया। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ ओनली वन मैन शो है? ये कौन है? जो नौजवान हैं, कॉलेजों में जाते हैं, पढ़ते हैं, क्या इनका फ्यूचर जो है सेफ है? हम मुस्लिम लीग की बात करते हैं और आप उसके चीफ ऑर्गेनाइजर हैं और पूरा मुल्क आपने देखना है। मुस्लिम लीग में मियां नवाज शरीफ साहब फैसला करते हैं, ठीक है। पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब और बिलावल फैसले। तजुर्बे आपने देखे और सीखे भी यहाँ पे रह गए। सीखना इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो डायमेंशंस हैं वो बाहर से डिफरेंट हैं और आपने खुद का जिक्र भी किया बार बार कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਵੋ तो फिर ਉਹਦੇ ਆਸਾਨ ਮਨ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੋਢਾ ਐਂ ਕੰਧੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੋਗੇ। चलें, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूँ साकिब कुरैशी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासी अदम इस्तेहकाम के हवाले से। बात होगी कि पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाते बनाते आज बनाना रिपब्लिकन किसने बना दिया, ये बनाना रिपब्लिका किस तरह बना है और पाकिस्तान की तारीख कहाँ बदलती जा रही है। सियासतदान अपने ही बनाए हुए घोंसले छोड़कर नए नए घोंसलों में जाना शुरू हो जाते हैं। क्या नजरियात की जंग है या मफादात की जंग है? इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान और बरतानिया के सीनियर सियासतदान जो बरतानिया में सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान आए कि पाकिस्तान की खिदमत की जा सके, पाकिस्तान में गवर्नर के ओहदे पर फाइज रहे, बड़ी अहम जिम्मेदारियां सर अंजाम दी और अपने ओहदे पर रहते हुए भी अपनी हुकूमत और अपनी सियासी जमातों के साथ इख्तलाफ भी रहा। आखिर क्या वजह रही, सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जनाब चौधरी सरवर साहब। सरवर साहब बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूं या इस बात का दुख का इजहार करूं कि आपकी खिदमात जो है वो या पाकिस्तान में एक्सेप्ट नहीं की जा रही सियासतदानों की जानिब से, या आपका फार्मूला बहुत तेज़ है कि आपने बरतानिया से लेके पाकिस्तान का सफ़र और फिर यहाँ मुस्लिम लीग नून से लेके तहरीक इंसाफ का सफ़र बहुत तेज़ी से तय किया और आज आपने एक बार फिर जमात तब्दील की है। तो पहले तो ये बताइए सफ़र कैसा रहा? बड़ा इंटरेस्टिंग था और फॉर मी लर्निंग प्रोसेस भी था, क्योंकि जब मैं बरतानिया में था तो मैं ये समझता था कि चूँकि मैंने बरतानिया में बहुत वक्त गुजारा है, मुझे वहाँ पर पता है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर क्या है, जो तंजीम बनानी है वो क्या है, पार्टियों के अंदर जमहूरियत क्या है। तो मेरे पास जो वेल्थ ऑफ नॉलेज है या मेरे पास जो एक्सपीरियंस है उससे मैं अपने मुल्क को भी फ़ायदा पहुँचाऊँगा और जिस सियासी जमात में जाऊँगा उसको भी मुनज़्ज़म जो है वो करूँगा। लेकिन यहाँ आकर मुझे 2 पार्टियों में जाकर पता चला कि जो सिस्टम बरतानिया में, अमेरिका में, यूरोप में राइज है, ये लीडर्स उससे बखूबी वाक़िफ़ हैं। ठीक है, लेकिन ये इसलिए करना नहीं चाहते कि इनका जो शख्सियत परस्ती है या जो अब्सोल्यूट पावर है, अगर पार्टियों में जमहूरियत आ जाएगी तो फिर उनके पास अब्सोल्यूट पावर जो है वो नहीं रहेगी। मैं मिसाल एक एग्जांपल आपको ज़रूर दूंगा कि बरतानिया का जो प्राइम मिनिस्टर है या जो यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट है वो भी अपने आप को टिकट नहीं दे सकते कि मैं जी प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ूंगा, या कोई सेनेटर कहे कि मैं सेनेट का इलेक्शन लड़ूंगा, या कोई कांग्रेसमैन कहे कि मैं लड़ूंगा। लीडर भी नहीं ये कर सकता। वहाँ जो उस हलके के लोग होते हैं वो फैसला करते हैं और उसके आगे फिर इसलिए वहाँ पर खुशामद जो है वो नहीं, आपकी जो कारकर्दगी है वो मैटर करती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि कोई MNA को भी पता है, MPO को भी पता है, चीफ मिनिस्टर को भी पता है कि फ़र्द वाहिद के इशारे पे चीफ मिनिस्टर बनना है, फ़र्द वाहिद के इशारे पे हर पॉलिटिकल पार्टी में मिनिस्टर्स बनने हैं, फ़र्द वाहिद के फ़ैसले पे टिकट मिलने हैं। तो फिर वो आवाम की खिदमत की बजाय अपने जो मेंबर्स हैं
उनकी खिदमत की बजाय वो खुशामद जो है वो लीडरों की करते अच्छा, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। आपने 3-4 दफ़ा अपने डिस्कशन में फ़र्द वाहिद वर्ड इस्तेमाल किया। आपने बताने की एग्जांपल दी है और यकीनी तौर पर आपने वहाँ पे 3 टेन्योर्स गुजारे हैं और बड़ा अच्छा टेन्योर आपने गुजारा है। पाकिस्तान का एक्सपीरियंस तो आपने इसको कहते हैं कि कूजे में बंद कर दिया और 2 जमातों के साथ में बात की है और आप इस वक्त एक अहम जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग का हिस्सा हैं और चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं और चौधरी शुरा साहब के साथ इस वक्त आप बड़ी अहम जिम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। इस पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा, लेकिन इस वक्त मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो फ़र्द वाहिद है ये कौन है? ये फ़र्द वाहिद क्या वो सियासी लीडर है या जिसे आज तक हम ढूंढते रहे हैं या लोग कहते रहे हैं वो कौन था? वो फ़र्द वाहिद कौन है? नहीं, तमाम पार्टियों में फ़र्द वाहिद हैं। मिसाल के तौर पे मुस्लिम लीग में मियां नवाज शरीफ साहब फैसला करते हैं, ठीक है। पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब और बिलावल फैसले करते हैं, लेकिन उनमें फिर भी दूसरों की निस्बत कुछ कंपैरेटिवली इमरान खान से कम, इमरान खान से मैं समझता हूँ कि बेहतर है। तो यहाँ तो शख्सियत प्रस्ती है। और देखें इस वक्त हमारे चैलेंजेस बड़े कौन हैं। 65% हमारी जो पॉपुलेशन है वो यूथ है। क्या हमने यूथ को कोई होप दी है? क्या हमने ये सोचा है कि ये जो नौजवान हैं कॉलेजों में जाते हैं पढ़ते हैं, क्या इनका फ्यूचर जो है सेफ़ है? क्या जब ये डिग्री लेते हैं दिन के बाद ये अपना जो है रोज़गार जो है उसकी तलाश में इनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं? हमने 2.5 करोड़ बच्चे हमारे स्कूलों में नहीं जाते। वो बच्चे जिनको स्कूलों में होना चाहिए वो लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी करते हैं। मुझे बताएं कि किस गवर्नमेंट ने कोई प्लान किया है कि जिससे हम 2.5 करोड़ बच्चों को स्कूलों में ले जाएं? जब मैं 2013 में गवर्नर बना था तो हमारे गॉर्डन ब्राउन वो एजुकेशन में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, मैंने उनसे बात की, वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए और $500 मिलियन उन्होंने डोनेट किया एजुकेशन के लिए। और साथ ये भी कहा कि आपका जितना भी एजुकेशन का बजट है इस वक्त उसमें आप जितना इंक्रीज़ करेंगे मैं उसको मैच करूँगा। ठीक है। लेकिन उसकी तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं है। हम तो जब हम इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो हमारा पूरा फोकस ये होता है कि हमने इक़्तिदार में किस तरह से आना है। ठीक है। और हमें ये नहीं पता होता कि इक़्तिदार में आके डिलीवर क्या करना है। तो इसलिए आज हमारा 75 साल हो गए, हमने एक इसको तजर्बा का बनाया हुआ है। बड़े शौक़ से लोग देते हैं, वो समझते हैं कि माजिक होगा, फलां लीडर आएगा तो मसले हल हो जाएंगे। लेकिन जब आप इक़्तिदार में आते हैं तो फिर 6 महीने बाद लोगों को आपकी हकीकत खुल जाती है कि आपके पास तो कुछ भी नहीं है जो है डिलीवर करने के लिए, सिर्फ कागज़ तक महदूद रहता है, आप ये कह रहे हैं। अच्छा, ये मुझे बता फरमाइएगा कि आपने गवर्नर पंजाब के 2 टेन्योर पाकिस्तान में गुजारे हैं, एक मुस्लिम लीग नून के साथ भी और एक इमरान खान का साथ भी। 2013 की तो कारकर्दगी हमारे सामने है। 2015 जो बाद 18 में जब आप गवर्नर आपको बनाए गए और आपको बरतरफ किया गया, गोया कि उसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन हकीकत क्या है? क्या यकीनी तौर पर बैड गवर्नेंस आपकी तरफ से थी या उस्मान बुज़दार की तरफ से थी जो इमरान खान साहब ने आप पे गुस्सा उतारा? देखिए, पहली बात तो यह है कि मेरे तो बैड गवर्नेंस का, चूँकि मेरा तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, तो मैं तो चांसलर था तमाम यूनिवर्सिटीज़ का। और आप देख लें कि मैं ये चैलेंज करता हूँ कि पंजाब में पिछले 70 सालों में मेरिट पे वाइस चांसलर नहीं लगे। अच्छा। 3 या 5 लोगों की एक शार्ट लिस्ट होती थी, उनमें से चांसलर और चीफ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर उनमें से एक को पिक कर लेता था। ठीक है। और मैंने आके ये इंट्रोड्यूस किया कि सर्च कमेटी जिसको नंबर 1 पे लिखेगी वही वाइस चांसलर बनेगा। और मैंने 20 चांसलर अपॉइंट किए हैं, मुझे कोई बताए कि कौन मैंने मेरिट पे नहीं रखा है। और फिर उसका फ़ायदा ये हुआ है कि मेरिट में उनको अपॉइंटमेंट करने के बाद उन्होंने आगे भी मेरिट पे अपॉइंटमेंट की है। और हमारी यूनिवर्सिटियां जो है दुनिया की 500 जो वर्ल्ड नोन यूनिवर्सिटीज़ हैं रैंकिंग में, उनमें उनका नाम है। और उसके बाद फिर ये था कि वाइस चांसलर जब भर्ती करते हैं तो वो भी मेरिट पे हों, वहाँ पर भी मैंने स्ट्रिक्ट रूल्स अपनाए। मिसाल के तौर पर ये होता था कि 40 नंबर होते थे, ये जो है आपका एक्सपीरियंस है, आपकी जो कारकर्दगी है, या जितने अरसे से आपकी एम्प्लॉयमेंट है, या आपने मैट्रिक में FA FSC में कितने नंबर लिए हैं।
60 नंबर जो थे वो सिर्फ इंटरव्यू के होते थे, और 60 में से जो कैंडिडेट 30 से कम ले ले वो रेस से बाहर हो जाता था। तो उसमें बहुत ज़्यादा फेवरेटिज्म इन्वॉल्व थी। मैंने वो ख़त्म की। मैंने कहा कि भाई 20% होंगे इंटरव्यू के नंबर, 5 अगर लोग इंटरव्यू करने हैं तो 4 नंबर होंगे हर एक के पास। ठीक है। तो उसके बाद माशाल्लाह फिर जो दूसरी भर्तियाँ हुई वो भी मेरिट पे हुई। तो जो मेरे ज़िम्मे काम था वो ठीक मिसाल पंजाब आबे पाक अथॉरिटी, मैं चैलेंज करता हूँ पाकिस्तान में कोई एक महकमा बताएं यहाँ पर कमीशन नहीं चलता, बल्कि कमीशन 10-15% से 50% तक पहुँच गया। ठीक है। लेकिन पंजाब आबे पाक अथॉरिटी में मैंने 1300 प्रोजेक्ट किए हैं। मुझे कोई बता दे कि किसी ने रिश्वत ली हो या दी हो। जो काम हुकूमत 2 करोड़ में करवाती थी वो मैंने 30-40 लाख में करवाया है। इतना फर्क है। आप अच्छा, लेकिन आपने क्योंकि जो आप बता रहे हैं उससे तो हमें लग ही रहा है कि आपकी तो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा, आपने यूनिवर्सिटी लेवल्स पे काम किया है, आपने एडमिनिस्ट्रेशन लेवल्स पे बड़ा काम किया है। पंजाब हुकूमत गिर रही थी तो वहाँ आपका किरदार खामोश क्यों रहा या आपने रेजिस्ट नहीं किया? लेकिन यहाँ आपने खुद बात की कि आपने बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करवाया है, करप्शन की आपने बात की, कमीशन की आपने बात की है। यहाँ तो अरबों हज़ार अरबों रुपए के बजट, तरक्याती बजट पंजाब के थे, वो कहाँ गए सर? फिर वो पंजाब में तो ना लगे, वो किसके पास गए आखिर? ये जिन लोगों के नाम अक्सर आते रहते हैं। पहली बात तो ये है कि हुकूमत जब गिर रही थी, आप फरमाते हैं कि मैंने अपना रोल अदा नहीं किया। मैंने तो प्राइम मिनिस्टर को कहा, मैंने कहा कि बुज़दार साहब का, हालांकि पहले तो मैं चाहता था कि मतलब चीफ मिनिस्टर जो है वो बेहतर जो है जो परफॉर्म कर सके वो लाया जाए। लेकिन जब मुश्किल वक्त था तो उस वक्त तो मैंने कहा कि बेशक जो है पाकिस्तान मुस्लिम काफ नून के साथ चली जाए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं हो, नो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, ये मेरी जिम्मेदारी। अच्छा। और मैंने ये भी कहा कि जब मैं सेनेट का इलेक्शन लड़ा था तो मैंने, हमारे 30 वोट थे, मैंने 48 वोट लिए थे। तो अब भी मैं, ऐसी बात नहीं है कि जब तक मैं गवर्नर बैठा हूँ वोट ऑफ जो नो कॉन्फिडेंस है वो पंजाब में मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। ये मैंने बार बार कहा और ये ऑन द रिकॉर्ड है ये बातें। लेकिन मैं तो सिर्फ इस बात के खिलाफ था कि भाई आप एक तो 184 मेंबर हैं आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो पहले आपको बुज़दार मिल गया और उसके बाद आपको 184 में से किसी एक ही शक्ल पसंद नहीं आई जिसको आप नॉमिनेट कर दें। लेकिन ये बुनियादी इख्तिलाफ। अच्छा, ये यहाँ फिर हो क्या रहा था पंजाब में? क्योंकि पंजाब से वफाक की तरफ भी आपके साथ आऊँगा मैं, लेकिन ये पंजाब में जैसे आपने कहा कि बुज़दार साहब, तो वो नज़र भी हमें आ रहा था और ये नॉर्मली सारे न्यूज़ का ऐसा भी सारा कुछ रहा है कि बुज़दार साहब पे बड़ा अहम इमरान साहब की नज़र थी। उसकी वजह क्या थी? और मैंने आपसे पूछा था, जानना चाहता हूँ बल्कि, और आवाम भी जानना चाहती है कि वो जो तरक्याती बजट था जिसके बारे में फिर ये भी कहा गया बाद में कि जी वो करप्शन की नज़र हो गया, वो रियलिटी सर क्या है? क्या वो यकीनी तौर पर पैसा किसी ऐसी खास जगह पे गया जिसका आज तक हिसाब किताब देना नामुमकिन नजर आता है? देखें जी, पाकिस्तान में हिसाब किताब तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो सकती है, किसी के दरवाजे तोड़े जा सकते हैं, किसी को हरास किया जा सकता है, किसी को पकड़ा जा सकता है, लेकिन कोई इन्वेस्टिगेशन का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। ठीक है। और एक तो बात यह है कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत पुअर है और वो कंप्रोमाइज्ड है। कंप्रोमाइज इसलिए है कि उनका भी कसूर नहीं है कि आज वो FIA है या अपनी एंटी करप्शन है या नैब है या कोई और अदारा है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनको ये पता है कि आज मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ चोरी में, डाके में, करप्शन में, तो कल को कोई पता नहीं मेरा बॉस इसने होना है। ठीक है। और हो भी रहा है ये। एक दिन करप्शन में लोग अंदर होते हैं, अगले दिन वो उनको OSD बना रहे होते हैं, उनको उनके तबादले और उनकी प्रमोशन, उनकी तरक्कियाँ कर रहे होते हैं। तो एक सारा सिस्टम जो है मैं समझता हूँ कि कोलैप्स हो गया है। ठीक है। जज़ा और सज़ा का निज़ाम जो है वो कहीं नज़र नहीं आता और उसके लिए किसी ने कोई संजीदगी के साथ काम नहीं किया। मिसाल के तौर पर मैं ये अक्सर बात कहता हूँ कि तहरीक इंसाफ का सबसे ज़्यादा जोर खान साहब जब भी तकरीर करते हैं तो वो कहते हैं वो कौमें तरक्की करती हैं जहाँ अदल इंसाफ होता है, वो मुआशरे पीछे रह जाते हैं जहाँ बड़ों के लिए और कानून हो, गरीब के लिए और हो। मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा भाषण वो अदल इंसाफ पे देते हैं। ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि 9 साल हुकूमत PTI की रही खैबर पख्तूनख्वा में, 4-4.5 साल उनकी हुकूमत रही पंजाब में। बेअदल इंसाफ तो सूबों की जिम्मेदारी है, पुलिस सूबों के तहत है, DMG, पटवारी, सारे लोग जो हैं, अदालतें। तो भाई इंसाफ तो हुकूमत ने देना था। क्या इंसाफ देने के लिए कोई जुडिशरी रिफॉर्म्स लाई गई? क्या कोई पुलिस रिफॉर्म्स लाई गई? क्या कोई प्रोसिक्यूशन को बेहतर जो है किया गया?
कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि इंसाफ तो पाकिस्तान में अब नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे टिकटों की भी आपने बात की थी और आपने बरतानिया की एग्जांपल्स दी थी कि वहाँ वज़ीर आज़म भी ख़ुद को दोबारा टिकट नहीं दे सकता या लीडर ऑफ द टीम नहीं दे सकता। यहाँ ये भी सूरत हाल कुछ नज़र आती है हमें कि आपकी ज़्यादा, अगर मैं कहूँ कि जो इख्तलाफ रहा वो टिकटों के हवाले से भी पंजाब में नॉर्मली रहा कि टिकट्स मनपसंद लोगों को दिए गए, आपकी मुशावरत शामिल नहीं थी, क्योंकि आप बड़े अहम ओहदे पर ना सिर्फ फाइज थे बल्कि आप एक अहम पार्टी छोड़कर यहाँ शामिल हुए थे। देखिए, क्या आपके नज़रिए को वहाँ पे तक़वियत नहीं मिली थी? देखिए, पहली बात तो यह है कि 2013 में मैं जो था भरपूर तरीके से जो मुस्लिम लीग नून के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन थी मैं इन्वॉल्व था। मैं बहुत ज़्यादा स्टडी करता हूँ, मैं सियासत को हर यूनियन काउंसिल से लेके पीपी तक, फिर एन असम्बली तक, हर मुझे बरादरी कौन किसका कितना रोल है, कितनी पॉपुलरिटी है, कौन मजबूत कैंडिडेट है, उनका कम्बिनेशन कैसे बनाना है, मुझे इसमें अल्लाह के फजल करम से काफ़ी एक्सपर्टीज़ है। तो 2018 में जब टिकट तकसीम हो रहे थे तो उसमें एक बोर्ड था, तो जहाँ जहाँ तो हमारी मर्ज़ी चली, हमने रिकमेंडेशंस दी। अल्लाह के फजल करम से एक आध सीट के बगैर, एक आध दो सीट लूज़ भी की, एक दो सीटें वो भी पार्टी के लोगों ने उनको हराया। लेकिन जहाँ जहाँ हमने कहा कि इसको टिकट दोगे जीत जाएगा, वो जीत गया। जहाँ हमने कहा कि ये टिकटें आप गलत दे रहे हैं, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है, वहाँ से वो सीटें हार गए। लेकिन वहाँ पर कोई ऐसी मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं हुई। सिर्फ हमाद अज़हर की सीट पे काफ़ी मैंने सख्त स्टैंड लिया था, तो लेकिन वो फिर उसको टिकट दे दी गई थी। लेकिन असल बात तो ये है कि जब भी आप एब्सोल्यूट पावर दे देंगे ना एक शख्स को, तो वो फिर एक शख्स नहीं कर सकता मैंने चीज़ों को। ठीक है, अभी जो टिकटों की तकसीम हुई है तो क्या कहें, जो तमाशे आ रहे हैं, जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं, जिस तरीके से कि जी 1 करोड़ में मीटिंग अरेंज होगी, इतने में ये होगा, तो ये, और मैं आपको बताऊं कि मैं पीटीआई के वर्कर से बहुत प्यार करता हूं, आज भी प्यार करता हूं, वो बड़े कमिटेड लोग हैं। ठीक है, और जितने वो मायूस हैं टिकटों की डिस्ट्रीब्यूशन से और जिस तरीके से टिकटें तकसीम हुई हैं, ये लोगों को इसने मायूस किया। एक आखिरी सवाल सर आपका इस मौजूदा सिचुएशन के हवाले से, उसके बाद मैं मुस्लिम लीग की फ्यूचर प्लानिंग आपसे बात करना चाहूँगा। ये फरमाइएगा कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ ओनली वन मैन शो है? ये कौन सी इसमें सारी आपका बड़ा माज़ी? नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि सब शख्सियत परस्ती है और हर पार्टी जो है वो बस, क्योंकि आपने पिछले नवाज शरीफ साहब का मवाजना किया कि वो, लेकिन फिर भी डिस्कस करते हैं, लेकिन इमरान खान साहब के बारे में आपने मुसलसल यही कहा है। देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ, अभी के जो हैं नेशनल असम्बली से रेजिग्नेशन दिए, इस्तीफे दिए, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असम्बली वर अपोज्ड टू दिस। सबको पता है, आपको पता है, मुझे पता है। फिर जो 2 असम्बलियाँ तोड़ी हैं वो भी मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंटेरियन वर अगेंस्ट दिस। परवेज़ इलाही साहब ने खुद कहा कि 95% हमारे एमपी जो हैं वो असम्बलियाँ नहीं तोड़ना चाहते। तो मैं समझता हूँ कि मशावरत का अमल ना होने की वजह से पार्टी को भी नुकसान पहुंचा है और मुल्क को भी इससे बहुत ज़्यादा नुकसान। लेकिन मशवरे तो बार बार वो कहते हैं ना कि, और सभी कहते रहे, अपोजिशन भी कहती रही कि मशवरे तो इस्टेब्लिशमेंट से आ रहे थे, फ़ौज से आ रहे थे, तो ये जमातें जो हैं ये फ़ौज के ही कंधों पे चढ़ के पाकिस्तान की बुनियाद आगे तक लेके जाती हैं या इनके अपने भी पैर होते हैं? लेकिन बात यह है, मैं तो ये नहीं कहता कि कंधों पे चढ़ के कौन आता है कौन नहीं आता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਵੋ तो फिर ਉਹਦੇ ਆਸਾਨ ਮਨ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੋਢਾ ਐਂ ਕੰਧੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਪੋਗੇ। चलें, बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इस हिस्से में हमने बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस तजुर्बे से जो चौधरी साहब ने सीखा, क्योंकि बरतानिया का तजुर्बा, मुस्लिम लीग नून का तजुर्बा और तहरीक इंसाफ का तजुर्बा मिल के अब एक नए तजुर्बे की तरफ चौधरी साहब को ले गया है। वो तजुर्बा कैसा है और कैसा रहेगा, इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक और गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। चौधरी साहब, अब आपके मुबारकबाद तो बनती है क्योंकि आपने 2 बड़ी जमातें, चलें बड़ी जमातें नहीं कहते, जमात छोटी हो या बड़ी हो, जमात होती है, तजुर्बे आपने देखे और सीखे भी यहाँ पे रह के। सीखना इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो डायमेंशंस हैं वो बाहर से डिफरेंट हैं और आपने खुद का जिक्र भी किया बार बार।
अब आपने मुस्लिम लीग ज्वाइन की है और मुस्लिम लीग के साथ काफ लगाया जाता है, लेकिन चलें हम मुस्लिम लीग, क्योंकि रजिस्टर्ड इलेक्शन कमीशन में वही है, हम मुस्लिम लीग की बात करते हैं और आप उसके चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं और पूरा मुल्क आपने देखना है, इस जमात को आपने खड़ा करना है। तो पहले तो ये बताएं कि अब ये जो नज़रिया है, जो नज़रियात आपको मुस्लिम लीग नून में नज़र नहीं आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नज़र नहीं आए, अब अपना नज़रिया लेकर आप एक और बड़ी जमात, एक और बड़े सरबराह चौधरी शुजात जो खुद एक बड़ा नाम है, आप उनके साथ जुड़ें, तो क्या पॉलिसीज़ हैं पाकिस्तान के लिए, आप क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे? देखिए, ये सबसे अहम क्वेश्चन आपने उठाया है। आई विश कि जब पॉलिटिशियन जो हैं वो जाएं इंटरव्यू के लिए कि उनसे पूछा जाए कि आपका माजी क्या है, इन द पास्ट आपने क्या किया है और फ्यूचर में आप क्या करेंगे। लेकिन ये सवाल नहीं होता, गाली गलोच। और दूसरी बात ये भी है कि उनके पास बताने के लिए है भी कुछ नहीं। मैं अपनी पहले तो 2 मिनट अगर मुझे इजाज़त दें, मैं एक वर्किंग क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक़ था, मिडिल क्लास से। बरतानिया गया, वहाँ पर शेल्फ पैकर से अपना काम जो है किसी की दुकान पे शुरू किया। फिर उसके बाद मैं मार्केट मैंने लगाई जो जुमा बाज़ार लगता है। फिर उसके बाद मैंने एक छोटी सी दुकान बनाई, उससे बड़ी बनाई, फिर अपना बिज़नेस वहाँ पर माशाल्लाह एक्सपांड किया, अल्लाह ने बड़ी बरकत दी। फिर पॉलिटिक्स में आया 1982 में, तो पॉलिटिक्स में भी ग्लासगो सिटी काउंसिल बना। फिर अल्लाह ताला ने बरतानिया का पहला मुसलमान मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद, लेकिन वहाँ पर रहने के बावजूद मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से जुड़ा रहा। एक तो जब मैं बना था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो पाकिस्तान के लिए यूके एड 20 मिलियन पाउंड थी, और जब मैं रिटायर हुआ हूँ तो 400 मिलियन पाउंड थी। पाकिस्तान was the largest recipient of UK aid in the world. Agree. फिर उसके बाद कश्मीर के लिए जो लॉबी हुई, जो काम हुआ, अपनी जेब से पैसे खर्च किए और पूरी दुनिया में कश्मीर का इशू जो है उजागर किया। फ़लस्तीन के बारे में लोगों को बताया कि वहाँ पर क्या क्या ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जो है वो हो रही हैं। फिर जब मैं गवर्नर बना तो GSP प्लस एक बहुत बड़ा चैलेंज था, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क था। मैं 4 दफ़ा यूरोपियन कैपिटल्स में गया, अपने पैसे से गया, अपनी जेब से होटल में रहा। आई मेट मोर देन 200 मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट टू लॉबी फॉर पाकिस्तान। और ये भी मेरे एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बरतानिया से जो ताल्लुकात से उनसे फ़ायदा लिया। पाकिस्तान को GSP प्लस मिला, जिससे पाकिस्तान को $20 बिलियन का फ़ायदा हुआ है। फिर कोविड-19 के दौरान हमारा देख लें चैलेंज कि 15 अरब रुपए से चार्टी जो है गवर्नर हाउस के तवस्सुत से हुई। 20 लाख से ज़्यादा ख़ानदानों को हमने राशन पैक दिए। फिर मैं गवर्नर नहीं था जब ये सैलाब आया है, तो उस वक्त भी माशाल्लाह सरवर फाउंडेशन ने दूसरी तंजीमों के साथ मिलके अरबों रुपए का चार्टी वर्क किया। बल्कि मैं बड़े वसूख से कहता हूँ कि उतना काम हुकूमतें नहीं कर सकी जितना काम हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है पाकिस्तान डेवलपमेंट नेटवर्क के तहत, जिसका मैं चैप्टर इन चीफ हूँ, उन्होंने किया। तो हमने जहाँ भी माशाल्लाह मौका मिला है इस कौम के लिए, मुल्क के लिए डिलीवर किया। अब हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या? सबसे पहला तो हमारी ये है कि हम तंजीम एक बनानी चाहते हैं, एक जमहूरी जमात बनानी चाहते हैं जिसमें फ़र्द वाहिद जो हैं वो फ़ैसले ना करें, जिसमें कंसेंसस हो, जिसमें मुशावरत हो, मेजॉरिटी के साथ फ़ैसले करें। और मोर इम्पॉर्टेंटली ये नहीं होगा मेरी पार्टी में, हमारी पार्टी में, कि लीडर फ़ैसले करेंगे कि फ़लाँ को प्रेसिडेंट बनाना है, फ़लाँ को जनरल सेक्रेटरी बनाना है। मेंबरशिप होगी, इलेक्शंस होंगे, वो लोगों को इलेक्ट करेंगे, फिर वो आगे अपने प्रेसिडेंट को और चेयरमैन या जो भी ऑफिस बेरर हैं उनको इलेक्ट करेंगे कि पार्टी में ट्रू जमहूरियत जो है होगी। उसके बाद सबसे अहम बात यह है कि हमारे चैलेंजेस कौन से हैं। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमने डेट जो है $100 बिलियन इसको कैसे रीपे करना है, हमने गुर्बत का कैसे फात्मा करना है, हमने 2.5 करोड़ लोगों को जो बच्चे स्कूलों में जाते हैं उनको स्कूलों में कैसे लेके जाना है। हमारा यूथ जो कि 65% है बेरोज़गार है, डिप्रेशन में है, कोई उनको होप नहीं है, उनको हमने होप देनी है। डिजिटल पाकिस्तान हमने बनाना है। देखें, सिर्फ अगर आप देखें इंडिया में $200 बिलियन से इकॉनमी उनकी जो है वो IT से
रिलेटेड है। और हमारे मुल्क में तो जो मादनियात हैं बलूचिस्तान में, अगर हम सिर्फ उन पे काम कर लें तो $100 बिलियन तो कोई चीज़ नहीं। ऐसा मुल्क जिसमें एक मरला ज़मीन 10 करोड़ रुपए में बिके, 30 लाख की एकड़ ज़मीन होती है एग्रीकल्चर लैंड, उससे डेवलपर 10 करोड़ कमाता है, और वही हम रेगुलेट कर लें और उसकी आमदनी हुकूमत को मिल जाए तो पाकिस्तान का पूरा कर्जा जो है वो तो सिर्फ रेलवे की जो ज़मीन है वो बेचने से उतर सकता है। तो इसके लिए इंशाल्लाह हम हर फील्ड में अपना एक पूरा प्रोग्राम देंगे। हमारी हर फील्ड में शैडो स्पोक्स पर्सन्स होंगे, और हम इस जमात को, मैं हमेशा ये कहता हूँ दोस्तों से कि जिस तरीके से अमेरिका में डेमोक्रेट्स पार्टी फंक्शन करती है, जिस तरीके से बरतानिया में लेबर पार्टी दूसरी पार्टी, इंशाल्लाह उस मॉडल पे मैं एक जमहूरी पार्टी जो है बनाना मेरी विजन है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इस पे आप आगे बढ़ेंगे। अब ये फरमाइएगा कि आपकी तहरीक इंसाफ से अलहदगी के बाद हमने देखा कि तहरीक इंसाफ टूट-फूट का शिकार हुई, काफ़ी दोस्त अलग हुए, जिसमें अलीम खान है, जहांगीर तरीन है, दीगर और भी बहुत से लोग हैं रहनुमा जो अलग हुए। आप काफ लीग में हैं, सॉरी मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग का इस वक्त अहम हिस्सा हैं, जुज़ हैं, चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं। क्या अब इन तमाम लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाएगा, इन तमाम लोगों को इस जमात के साथ कंसेंसस में लाया जाएगा, या कोई और जमात आपके सामने खड़ी होगी? प्लान्स किस तरह के? देखिए जी, हमारा पंजाब में आपको टफ टाइम देने के लिए कहीं तो कोई ऐसे नाम लगाने होंगे अपने साथ। देखिए मैं अर्ज़ करूँ, एक तो ये जो है ना, मेरी पार्टी का जो मेन मोटिव है वो ये है कि हमने सियासत को 1000 ख़ानदानों से निकाल के मिडिल क्लासेस में लेके जाना है, और इसी विजन के तहत मैं तहरीक इंसाफ में गया था। और मैं इस बात पे बिलीव करता था, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो एक पॉपुलर पार्टी है, हमारे पास वो पॉपुलरिटी नहीं है। तो जो पॉपुलर पार्टी है वो तो अपनी तंजीम मजबूत बना दे, तो फिर उस किसी को खड़ा कर दे, इलेक्टेबल की पोजीशन जो है वो ख़त्म हो जाए। इलेक्टेबल उसी वक्त आते हैं जब पार्टी मजबूत नहीं होती, जब पार्टी में तंजीम साजी नहीं होती। तो हम इंशाल्लाह पार्टी में तंजीम साजी जो करेंगे, और हम उन लोगों को चाहते हैं कि जो लोग हमारे साथ हैं, हमारे नज़रियात से वो मुत्तफ़िक हों, हमारी सोच से मुत्तफ़िक हों, हमारी जो पॉलिसियाँ हैं उनके साथ मुत्तफ़िक हों। बहुत से लोग जो हैं मेरे पास आए हैं, जो जब मैं शामिल हुआ था पाकिस्तान मुस्लिम लीग में है, तो उसके बाद जो मेरी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उसके बाद पिछले दिनों मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो ये बातें सुनने के बाद बहुत से लोग हमारे साथ माशाल्लाह सैकड़ों की नहीं हज़ारों की तादाद में लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। मतलब इनमें से कोई राब्ते में नहीं है इस वक्त आपके अलीम खान, जहांगीर तरीन में से? नहीं, राब्ता तो सब लोगों के साथ होता है, लेकिन अभी हमारी कोई सीरियस डिस्कशन इस बारे में नहीं हुई है। अच्छा, माजी में चौधरी साहब ये भी पाकिस्तान की हद तक बात कर रहा हूँ और तमाम सियासी जमातों के उस तजुर्बे से बात कर रहा हूँ जो सहाफ़त में मैंने भी देखी है, और आप इन चीज़ों को करीब से देख रहे हैं कि जब भी तंजीमें या जमातें टूट फूट का शिकार होती हैं तो उसमें यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं कहा जाता है, और ऐसा आंसर नज़र आते हैं हमें कि इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा किरदार होता है, पॉलिटिकल जो विंग्स हैं वो एक्टिव होते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छे नाम उठा के किसी और ग्रुप में मैनेज किए जाएँ और फिर उस ग्रुप को खड़ा करके सामने टफ टाइम दिया जाए। लग ये रहा है कि तहरीक इंसाफ को टफ टाइम देने, क्योंकि पंजाब में पीपल्स पार्टी इस वक्त हमें नज़र नहीं आ रही है, हमें मुस्लिम लीग नून नज़र नहीं आ रही है, तहरीक इंसाफ खड़ी है। और ये भी कहना गलत नहीं है कि जो हुकूमत पंजाब में बनाता है वही वफाक में आता है। अब इसको कमज़ोर करने के लिए, और आप एक बड़ा नाम हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी जो खिदमात हैं उन्हें नहीं भूला जा सकता, तो आपको कहीं इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा, क्योंकि आप जहाँ जुड़े हैं वहाँ हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता है, क्योंकि चौधरी साहब हमेशा से वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ उनका बड़ा अहम झुकाव रहा है। देखिए, हम तो किसी को न घराने के चक्कर में हैं, न किसी से हमारी ज़ाती अनाद है, न ज़ाती दुश्मनी है। हम तो सियासत में हैं, और हमारी कोशिश ये है कि जो भी अच्छे कैंडिडेट हैं, ईमानदार हैं, अच्छे लोगों को खड़ा किया जाए, और फिर इंशाल्लाह हम कैंपेन करेंगे, लेकिन हम फैसले जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से करेंगे। किसी की रिकमेंडेशन नहीं लेंगे? नहीं, हमारी ना हमें किसी ने कोई रिकमेंडेशन दी है, ना लेंगे। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान सर, एक बार फिर हमें नज़र आया कि PDM को ज़ाहिर वो लीड कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत के साथ अब तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए बिलाखिर मेज़ पर आ गई है। चौधरी शुजा साहब भी हमेशा मुज़ाकरात की बात करते हैं, और वो हमेशा जंग और इन तमाम चीज़ों से दूर रहते हैं, एहतजाज की तमाम सूरत हाल से। और आपने जिस तरह तमाम अभी अपनी तंजीम को ब्रीफ किया है, तो लग ये रहा है कि आपका अहम किरदार भी होगा। तो मुज़ाकरात के लेवल के ऊपर मुस्लिम लीग क्या किरदार अदा करने जा रही है? क्या मौलाना फजलुर रहमान से कोई रब्ता आपका हुआ है? देखिए, हमने तो हमेशा मुफाहमत की सियासत की है। हम समझते हैं कि जो है सियासत में दुश्मनियाँ नहीं होनी चाहिए, और चौधरी शुजात ने भी हमेशा यही रोल अदा किया है
तो मैं समझता हूँ कि सराजुल हक साहब ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है जिसको चौधरी शुजात साहब की और मेरी पूरी सपोर्ट हासिल है। और हमने अपने जो कैबिनेट हमारे 2 मिनिस्टर हैं पीडीएम के साथ, उनको भी यही कहा है कि मुआशरा जो हमारी मशावरत है या जो हमारा डायलॉग है उसमें कोशिश करें कि पार्टियों को जोड़ें। उनको तोड़ने में हमने किरदार अदा नहीं करना, लोगों को जोड़ने में किरदार जो है हमने अदा करना है। तो होनी चाहिए इनकी आपस में जो है किसी न किसी चीज़ के कंसेंसस जो है वो आने चाहिए। एक आखिरी सवाल चौधरी साहब, आपने डिटेल में बात की है, मंशूर की हमने मुख्तलिफ ज़राए से बात भी की, आपने नज़रिया भी अपना बयान किया है। मुस्लिम लीग का मंशूर मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान इस वक्त माशी बहरान में फंसा हुआ है, हम कर्ज़ों के बोझ तले दबे हुए हैं, जिसका जिक्र अक्सर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी कर रहे होते हैं। मुस्लिम लीग का मंशूर क्या है? गोया कि इस वक्त आपके पास वो अक्सरियत तो नहीं है कि आप हुकूमत में आ सकेंगे और ये कारवां भी चलना है, लेकिन मंशूर जब आप कौम के सामने रखेंगे, इंतखाबात चाहे आज होते हैं 6 महीने बाद होते हैं, मंशूर आपका क्या है? क्या ये मंशूर आपको आने वाली हुकूमतों के साथ मुत्तहिद कर सकता है, या अगर हुकूमत तहरीक इंसाफ की बनती है आप उनके साथ अलाइंस में जाएंगे या पोजीशन में जाएंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि सबसे बड़ा जो चैलेंज पाकिस्तान का है मईशत है, और पूरी दुनिया में मईशत जो है वो सबसे अहम रोल जो है इलेक्शन में अदा करती है। तो ये मुल्क ऐसा नहीं है कि यहाँ रिसोर्सेज नहीं है, अल्लाह ने यहाँ पर बहुत से रिसोर्सेज जो हैं वो दिए हैं, लेकिन मिसमैनेजमेंट है, इनकम्पिटेंस है और करप्शन है, जिसकी वजह से हमारा मुल्क जो है बहरान आफ्टर बहरान में, क्राइसिस आफ्टर क्राइसिस में जा रहा है। तो हमारा सबसे पहले तो मैं समझता हूँ एग्रीकल्चर हमारी बैकबोन है, और ये अंदाज़ा कर लें कि हमारी एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शंस थी 2018 में जब हम बरसर इक़्तिदार आए हैं 13 मिलियन बेल थी, ठीक है, और अब 6 मिलियन बेल पे रहेगी। जाहिर है कि तवज्जो नहीं दी गई, सीड्स जो है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं किया गया, जो है अवेयरनेस कैंपेन लोगों को नहीं दी गई, जिससे हमारी यील्ड जो है, तो इसलिए हमारी जो सबसे बड़ा हमारा फोकस होगा, मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर के जरिए हम इस मुल्क में इनकलाब लेके आ सकते हैं। मैं सिर्फ अगर सीड पे और नंबर 2 दवाइयों और खाद पे तवज्जो दे दी जाए तो हमारी जो है अपनी प्रोडक्शन जो है कई गुना हमारी बढ़ सकती है। उसके बाद दूसरा जो मैं समझता हूँ कि हमारा सबसे बड़ा इशू है वो एनर्जी है, ठीक है, और एनर्जी में हमारी सोच ये है कि अगर मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि अगर अंग्रेज़ 10 साल 15 साल यहाँ पर और हुकूमत करता या अंग्रेज़ की हुकूमत होती तो कभी वो फर्नेस पे यहाँ पर बिजली ना बनाता, कभी कोल पे बिजली ना बनाता, कभी वो जो है गैस पे बिजली ना बनाता, वो हाइड्रो पे बिजली बनाते, विंड मिल बनाते या सोलर बनाते, लेकिन इस पे किसी ने कोई तवज्जो जो है हमारी नहीं दी है। तो अगर हमें टारगेट करना चाहिए कि कम से कम 80-90% अगले 5 सालों में हमारी जो बिजली सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा वो सोलर और जो होगा वो विंड मिल होगा, वो हाइड्रो होगा। देखिए ना, 25 से 30 बिलियन डॉलर हमारी जो इंपोर्ट है एनर्जी रिलेटेड है, लेकिन वक्त पे फैसले ना करने की वजह से नुकसान होता है। मैं तो आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं कतर गया, वहाँ कतर के दोस्तों को मिला, मैंने कहा कि भाई आपने गैस जो है हमें LNG बहुत महंगी दे दी है, मेरा ख्याल है $11 की थी, तो अब जो है $3-3.5 में आ गई है, तो क्यों नहीं आप हमारे साथ दोबारा रीनेगोशिएट करते हैं। उनका भाई ये एग्रीमेंट जो है वैसे रीनेगोशिएट नहीं होते, लेकिन हम आपको ये एडवाइस करते हैं कि $3.5 है, ये 40 पे जानी है, ये $40-50 पे जानी है। अब लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कर लो, वो आपका जो है 11 और ये 3 कामन 6-7 हो जाएगा, आपकी एनर्जी नीड 15 साल के लिए आपको प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ आकर मैंने इंडस्ट्री से भी बात की, हुकूमत से भी बात की, लेकिन किसी ने नहीं सुनी, और जिसकी वजह से आज हम बहरान में। इसी तरीके से IPPs हैं, जितना IPPs ने इस मुल्क को लूटा है आप सोच नहीं सकते कि खरबों क्या किया उन्होंने। IPPs बनाए, उन्होंने क्या किया, अगर लेट्स से कि $100 मिलियन का प्लांट है तो उन्होंने ओवर इन्वेस्टिंग की, बिल्कुल ऐसी, और $20 मिलियन अपनी जेब से, ₹1 भी नहीं डाला, 20 मिलियन अपना शो कर दिया अपनी इक्विटी, और 80
% जो है उन्होंने लोन ले लिया और 20% फिर उससे ये तय कर लिया कि डॉलर में हम रिटर्न लेंगे 17% या 20%। तो हर कोई तो इस मुल्क को लूट रहा है, हर मुल्क, हर बंदा जो है, हर फील्ड या हर तरह के यहाँ पर माफियाज हैं। दुनिया का ये वाहिद मुल्क है जिसमें जो हमारा किसान है, अगर वो कोई प्रोडक्शन जो है, लेट्स से किन्नू है, सब्जी है, वो जब उसके पास से चलती है तो अगर लेट्स से कि 10 रुपए में किलो है, तो जब तक वो कंज्यूमर के पास पहुंचती है वो 5 गुना बढ़ जाती है। पूरी दुनिया में 30% है। लेट्स से कि अगर चीज़ 1 रुपए की चलती है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 1.5 रुपए की जाके मार्केट में लोग, तो ये जो मिडल मैन कमा रहा है, तो सारी चीज़ें जो हैं एक थोड़ी सी कॉमन सेंस चाहिए, इनको कोई सोचने समझने की सलाहियत होनी चाहिए, तो फिर ये मसले हल होंगे। अच्छा, क्योंकि टाइम भी आपने बहुत ज़्यादा ले लिया, लेकिन जो मंशूर भी आपने बताया और आपका मेन फोकस आपकी जमात का एग्रीकल्चर है, इकोनॉमी को बूस्ट अप करना है, एजुकेशन की आपने बात की, माइनिंग है, मतलब पूरा ओवरऑल इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं और स्ट्रक्चर पूरा सेट करने जो तबाह हो चुका है। अगर खादर ना खास्ता अगर ये चीज़ आपको मुस्लिम लीग के साथ भी आपके इस मंशूर, इस विजन पे आपको नहीं मिलती, तो आपका अगला पड़ाव नहीं, यहाँ तो मैं तो लीड कर रहा हूँ। यहाँ मिलने वाली तो बात तब है अगर यहाँ पर देखो ना, चौधरी शुजात साहब हैं, हमारे लीडर हैं, और हमारी जो है हर सोच हमारी जो है उसमें कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। बहुत सी हमने मीटिंग्स की हैं, मैंने कहा पार्टी को ऑर्गेनाइज करना है, करो, टिकट देने हैं 2, तो यहाँ तो कोई, और यहाँ पर जमहूरी फैसले होंगे, अक्सरियत से फैसले सारी आपकी है, जाहिर है। अगर ये नहीं डिलीवर हो पाता तो फिर उस वक्त नहीं डिलीवर करेंगे भाई। आप क्या बात कर रहे हैं कि डिलीवर नहीं हो पाता? क्यों नहीं हो पाता? डिलीवर करेंगे। हमने माजी में भी जो चैलेंजेस लिए हैं उन पे हम पूरे उतरे हैं, और इंशाल्लाह हम एक बहुत बड़ी अगले चंद सालों में बहुत बड़ी जमात हम बनेंगे इंशाल्लाह। चले, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और यकीनी तौर पर मंशूर के हवाले से जब बात की गई, और मुस्लिम लीग का एक बड़ा ओपन मंशूर है, और उन्होंने यही कहा है कि अब हालात उस तरह नहीं रहे हैं जो हालात हम 90s में देखते थे, या हमने 2000 में देखे, या हमने 2013-18 में देखे। जिस तरह के वादे सियासी जमातें आके करती हैं और उस तरफ हुकूमत में आने के बाद वो तमाम तर वादे वफा नहीं होते, और फिर इक़्तिदार की जंग में तमाम अवामी इशूज़ को भुला दिया जाता है। चौधरी साहब ने यकीन दिलाया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो वादा करेगी उसे पूरा करेगी, और चौधरी साहब अपने इस विजन पर कायम है, जो विजन वो बरतानिया से लेकर पाकिस्तान पहुंचे थे, इस ख्वाब के साथ कि नया पाकिस्तान यकीनी तौर पर बनाया जाएगा, लेकिन उन लोगों के साथ जो इसकी बुनियाद ना सिर्फ रख कर तरक्की के मनाजिल तय करेंगे, बल्कि उसको मंतकी अंजाम तक भी पहुंचाएंगे। मुझे चौधरी साहब के साथ दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह आने वाला पाकिस्तान नए इंतखाबात में कोई नए चेहरों के साथ हमें नजर आएगा।